वेडनेसडे के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेडनेसडे को जेवियर के राक्षस होने पर पूरा यकीन हो गया था। शेरिफ द्वारा जेवियर के खून और राक्षस के दांत को डीएनए जांच के लिए भेज दिया था। उसी रात जंगल में राक्षस की छानबीन करने गए यूजिन पर राक्षस ने हमला कर उसे मौत के कगार पर छोड़ दिया था। अगर आपने सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। आइए अब देखते हैं सीरीज का अगला एपिसोड की शुरुआत में वेडनेसडे के हाथों में उसके पिता गोमेज की अरेस्ट रिपोर्ट होती है। 32 साल पहले गोमेज पर एक खून का मुकदमा चला था, ये उसी की रिपोर्ट थी। वेडनेसडे को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता जैसा भोला इंसान किसी का खून भी कर सकता है। इसके बाद सीधे 32 साल पहले का समय दिखाया जाता है। वो रिवन पार्टी की रात थी। जवान प्रिंसिपल पार्टी से अपने हॉस्टल जा रही थी, तभी अचानक ऊपर से एक लड़का उसके सामने आकर गिर जाता है। यह कैरेट गेट्स नाम का एक नॉर्मल इंसानी लड़का था। जब वो ऊपर देखती है तो उसे गोमेज हाथों में तलवार लिए खड़ा दिखाई देता है। प्रिंसिपल पुलिस को बताती है कि यह सब वेडनेसडे की माँ मोर्टिसिया की वजह से हुआ है। कैरेट और गोमेज में उसको लेकर ही झगड़ा चल रहा था। प्रिंसिपल का बयान लेकर पुलिस गोमेज को पकड़ कर ले जाती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। गोमेज और मोर्टिसिया नेवरमोर स्कूल में पेरेंट्स मीट अटेंड करने आए थे। प्रिंसिपल सभी पेरेंट्स को संबोधित करते हुए यूजिन की तबीयत के बारे में बताती है। वह उनसे कहती है कि यूजिन की हालत में अभी सुधार है। हालांकि ये एक झूठ था और यूजिन अभी भी कोमा में ही था। प्रिंसिपल सच बताकर स्कूल का नाम खराब होने नहीं देना चाहती थी। वेडनेसडे और इनिड दोनों अपने अपने पेरेंट्स के स्कूल आने से कुछ खास खुश नहीं थे। वेडनेसडे अपने पेरेंट्स को थिंग के बारे में बताते हुए कहती है कि उसने उनके जाने के कुछ ही दिनों के बाद थिंग को पकड़ लिया था। गोमेज डरते हुए उससे पूछता है कि थिंग की उंगलियां तो सही सलामत है ना। वेडनेसडे उन्हें बताती है कि अभी तक तो उसने थिंग की उंगलियों को कोई हानि नहीं पहुंचाई है। मोर्टिसिया वेडनेसडे से इतने दिनों में स्कूल में क्या क्या हुआ ये पूछती है। वेडनेसडे उन्हें बताती है कि नेवरमोर में आने के बाद उस पर कई जानलेवा हमले हुए हैं और इसी वजह से ये जगह उसे काफ़ी पसंद आई है। ये बात सुनते ही मोर्टिसिया और गोमेज को भी बहुत खुशी होती है। दूसरी ओर इनिड अपनी माँ से मिलने उसके पास जाती है। इनिड की माँ काफ़ी कठोर स्वभाव की है। वह इनिड से मिलते ही सबसे पहले एक ही सवाल पूछती है कि क्या वो पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन गई है। इनिड के ना कहने पर इनिड की माँ इनिड को फैमिली में मौजूद सबसे बड़ी निराशा कहती है। बियांका और जेवियर के माँ बाप पेरेंट्स मीट के लिए नहीं आए थे। उनके पेरेंट्स ने आज तक कभी भी पेरेंट्स मीट में हिस्सा नहीं लिया था। जेवियर बियांका के पास जाता है और रिवन पार्टी के दिन उसका दिल दुखाने के लिए माफ़ी मांगता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बियांका की माँ वहाँ आती है। अपनी माँ को देखकर बियांका चौंक जाती है। बियांका की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर वेडनेसडे अपने पूरे परिवार के साथ प्रिंसिपल के केबिन में मौजूद थी। मोर्टिसिया, गोमेज और प्रिंसिपल उनके पुराने दिनों को याद कर रहे थे। मोर्टिसिया पुरानी ईयरबुक देख रही थी जिसमें नेवरमोर से पढ़े सभी आउटकास्ट के बारे में जानकारी लिखी थी, लेकिन ईयरबुक में अपना नाम न देखकर मोर्टिसिया को आश्चर्य होता है। प्रिंसिपल भी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे इस बारे में कुछ पता ही ना हो। हालांकि प्रिंसिपल ने ही वो पन्ना ईयरबुक से फाड़कर जला दिया था। इसके बाद प्रिंसिपल वेडनेसडे के थेरेपी सेशन के बारे में बताना शुरू करती है। वो बताती है कि वेडनेसडे अभी तक साइकेट्रिस्ट से पूरी तरह घुल मिल नहीं पाई है। इसलिए प्रिंसिपल मोर्टिसिया और गोमेज को साइकेट्रिस्ट के पास एक फैमिली सेशन अटेंड करने के लिए कहती है। वेडनेसडे तो सेशन के लिए मना करती है, लेकिन अपनी बेटी के भले के लिए मोर्टिसिया और गोमेज सेशन के लिए मान जाते हैं। वेडनेसडे और उसका परिवार साइकेट्रिस्ट से मिलने जा ही रहे होते हैं कि तभी सामने रेस्टोरेंट पर बैठे शेरिफ की नज़र गोमेज पर पड़ती है। गोमेज को देखते ही शेरिफ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अपने पिता को गुस्से में देखकर टॉयलर उसे क्या हुआ पूछता है। शेरिफ गोमेज की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि एक खूनी उसके सामने आज़ाद घूम रहा है और फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। साइकेट्रिस्ट के केबिन में साइकेट्रिस्ट थेरेपी सेशन शुरू करती है, लेकिन उसके बीच में ही रोकते हुए वेडनेसडे अपने पिता गोमेज से गैरेट गेट्स के मर्डर केस के बारे में पूछती है। इस केस में गोमेज ही प्राइम सस्पेक्ट था। गैरेट गेट्स का नाम सुनते ही मोर्टिसिया और गोमेज के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। मोर्टिसिया उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है कि वो एक झूठा केस था जिसमें गोमेज को बाइज्जत बरी किया गया था, जिस पर वेडनेसडे कहती है कि शेरिफ तो इस बात से इनकार करता है। मोर्टिसिया वेडनेसडे को चुप रहने के लिए कहती है
और वहां से चली जाती है। इस तरह से सेशन एक और पहेली खोलकर खत्म होता है। अगले सीन में बियंका अपनी माँ के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है। बियंका अपनी माँ से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। बियंका को देखकर पता चल रहा था कि वह अपनी माँ को यहाँ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसकी माँ मॉर्निंग स्टार नामक फाउंडेशन चलाती है। यह फाउंडेशन लोगों को सही तरीके से जीवन जीना सिखाने का काम करती है। हालांकि ये सिर्फ अधूरा सच है। दरअसल बियंका की माँ, जो खुद भी एक सायरन है, इस फाउंडेशन की आड़ में अमीर लोगों को अपने वश में कर उनके पैसे लूटने का काम करती है। बियंका अपनी माँ की इन हरकतों से तंग आकर उन्हें छोड़कर नेवरमोर आई थी। उम्र के साथ साथ बियंका की माँ की सायरन शक्ति कमजोर हो गई थी और इसी वजह से उसकी माँ उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिस पर बियंका अपनी माँ के साथ चलने के लिए साफ मना कर देती है। तब उसकी माँ उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर वो उसके साथ नहीं आई तो वह सबको बता देगी कि बियंका ने नेवरमोर में एडमिशन पाने के लिए सायरन शक्ति का इस्तेमाल किया है। बियंका की माँ उसे एक हफ्ते में अपना सारा सामान समेटकर उसके साथ चलने के लिए कहती है। वेडनेसडे यूजिन को देखने अस्पताल जाती है। वह यूजिन के लिए खुद छत्ते से शहद निकाल कर लाई थी। तभी वहाँ दो औरतें आती हैं। वे दोनों यूजिन के पेरेंट्स थी। यूजिन के पेरेंट्स वेडनेसडे की तारीफ करते हुए कहते हैं कि यूजिन उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था और हमेशा उसकी तारीफ करता था। ये सुनने के बाद वेडनेसडे भावुक होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर शेरिफ को पता चलता है कि फॉरेंसिक लैब के डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली है। हवलदार शेरिफ को बताती है कि सीसीटीवी कैमरे पर किसी ने काले रंग का बबल गम लगाकर रखा है। इस वजह से यहाँ क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन वहाँ पर पुलिस को डॉक्टर का सुसाइड नोट मिलता है। हवलदार शेरिफ को सुसाइड नोट पढ़कर सुनाती है। उसमें लिखा होता है कि डॉक्टर ने कुछ सालों पहले एक केस में झूठी रिपोर्ट बनाई थी और इसी बात के अफसोस में उसने खुदकुशी की है। वह गैरेट गेट्स की मौत का केस था, वही केस जिसमें गोमेज प्राइम सस्पेक्ट था और डॉक्टर की रिपोर्ट के कारण ही वो उस केस से बाइज्जत बरी हुआ था। यह सुनते ही शेरिफ खुशी से उछल पड़ता है। इतने सालों से वो बस एक सबूत की तलाश में था जिसकी मदद से गोमेज को जेल में बंद कर सके। दूसरी ओर वेडनेसडे क्रैक स्टोन के पुतले को देखकर मन ही मन कुछ सोच रही थी कि तभी उसे मोर्टिसिया कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। मोर्टिसिया के हाथ में गुलाब का फूल था। वो उस फूल को एक कब्र पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे छुपकर यह सब देख रही थी। मोर्टिसिया के जाने के बाद जब वो उस कब्र के पास पहुंचती है तो दंग रह जाती है। वो कब्र गैरेट गेट्स की थी। कुछ देर बाद नेवरमोर के सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स खाना खा रहे होते हैं। तब वेडनेसडे मोर्टिसिया से गैरेट गेट्स की कब्र पर फूल फेंकने के बारे में पूछती है। गोमेज मोर्टिसिया से कहता है कि उन्हें वेडनेसडे को वो बात बता देनी चाहिए। हालांकि मोर्टिसिया यह कहते हुए मना कर देती है कि वेडनेसडे इस बात पर कभी भी यकीन नहीं करेगी। तभी दरवाजे से शेरिफ नेवरमोर के अंदर आता है और गोमेज को गैरेट गेट्स के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लेता है। मोर्टिसिया आंखों में आंसू लिए बस देखती रह जाती है। वेडनेसडे गोमेज से मिलने जेल में जाती है और इस जुर्म के पीछे की सच्चाई पूछती है। आखिरकार गोमेज वेडनेसडे को सच्चाई बताने के लिए राजी हो जाता है। गोमेज बताता है कि कई सालों पहले जब वह और मोर्टिसिया नेवरमोर में पढ़ते थे तब गैरेट गेट्स नाम का एक नॉर्मल इंसानी लड़का मोर्टिसिया से एक तरफा मोहब्बत करने लगा था। कुछ दिनों बाद उसकी एक तरफा चाहत सनक में बदल गई और वो मोर्टिसिया को परेशान करने लगा। इस बात की मोर्टिसिया और गोमेज ने पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन गैरेट के पिता शहर की एक बहुत बड़ी हस्ती था जो पुलिस को अपनी जेब में रखा करता था। इस वजह से किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर एक दिन रिबन पार्टी के रात में जब मोर्टिसिया और गोमेज एक साथ थे तब अचानक गैरेट वहां आ धमका। उस दिन उसके सर पर खून सवार था। उसने वहीं रखी तलवार हाथ में ली और गोमेज को मारने के लिए आगे बढ़ा। मोर्टिसिया ने गोमेज को वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाने के लिए कहा। गोमेज भागने के लिए आगे बढ़ा लेकिन भाग नहीं पाया। दोनों में काफ़ी हाथापाई हुई। गुस्से से पागल गैरेट गोमेज पर भारी पड़ रहा था। तभी मौका मिलते ही गोमेज तलवार को हाथ में पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह तलवार अपने हाथों में लेता है वह तलवार तेजी से उसी की तरफ आते गैरेट के दिल में जाकर धंस जाती है। गैरेट सीलिंग से नीचे की ओर सीधे प्रिंसिपल के कदमों में जा गिरता है। प्रिंसिपल ऊपर देखती है तो उसे ऊपर हाथ में तलवार लिए गोमेज नजर आता है। तो ये थी गैरेट गेट्स के मौत की कहानी। गैरेट गेट की मौत बस एक एक्सीडेंट था। इसके बाद वेडनेसडे सीधे शेरिफ से जाकर मिलती है। वो शेरिफ को यह बात समझाने की कोशिश करती है कि उसके पिता निर्दोष हैं, लेकिन शेरिफ कहता है कि उसके पास गोमेज का हस्ताक्षर किया हुआ कागज है जिसमें उसने ये बात कबूल की थी कि उसने ही गैरेट को मारा है।
इसके साथ ही उसके पास वो तलवार भी है जिससे खून हुआ था। वेंसडे शेरिफ को समझाने की कोशिश करती है कि उसे राक्षस के केस से दूर रखने के लिए उसके पिता को फंसाया जा रहा है। वह शेरिफ को इस बात पर गौर करने के लिए कहती है कि डॉक्टर की मौत भी तभी हुई जब उसके पिता गोमेज शहर में आए। वो शेरिफ से राक्षस और जेवियर के डीएनए टेस्ट के बारे में पूछती है। शेरिफ का जवाब सुनकर वेंसडे को एक और झटका लगता है। वो डीएनए टेस्ट निगेटिव आई थी। जेवियर का डीएनए राक्षस के डीएनए से मैच नहीं हुआ था। फिर भी वेंसडे कहती है कि कोई है जो उसे इस केस से दूर रखने के लिए यह सब कर रहा है। अब शेरिफ परेशान हो गया था। वो गुस्से में वेंसडे से कहता है कि गोमेज सिर्फ गैरेट गेट्स का ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की मौत का जिम्मेदार है। शेरिफ आगे बताता है कि गैरेट की मौत के बाद उसकी मां ने खुदकुशी कर ली। बाप दारू के नशे में मर गया। यहाँ तक कि उसकी छोटी बहन भी नहीं बच पाई। वो अनाथ होकर जहाँ गई थी वहीं पर डूबने से उसकी भी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर इनिड अपनी फैमिली के साथ पार्क में बैठी होती है। इनिड की माँ उसे एक लिफाफा देती है। उस दिन डांटने के लिए माफ़ी मांगती है। इनिड बड़ी खुशी से उस लिफाफे को खोलती है। उसके अंदर समर कैंप के टिकट्स होते हैं, लेकिन यह कोई मामूली समर कैंप नहीं था। इस कैंप में भेड़िया बनने की शिक्षा दी जाती है, वह भी काफ़ी दर्दनाक तरीके से। इनिड की माँ कहती है कि उसे अगर आगे भी उनकी फैमिली में रहना है तो उसे वेयरवुल्फ बनना ही होगा, इसलिए उसने वो टिकट्स लाए हैं। लेकिन इनिड इस ज़बरदस्ती से नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। वेंसडे का भाई पक्सली अकेले एक तालाब के किनारे उदास बैठा होता है। वेंसडे उसके पास जाकर बैठ जाती है। वेंसडे उसे कहती है कि गोमेज ने उसकी पसंदीदा चीज़ भेजी है। जब पक्सली बैग के अंदर हाथ डालता है तो वहाँ ग्रेनेड होता है। दरअसल पक्सली और वेंसडे ग्रेनेड का इस्तेमाल मछलियाँ पकड़ने के लिए करते थे। पक्सली ग्रेनेड को तालाब में फेंकता है और उसके फटते ही कई सारी मछलियों की लाशें सतह पर तैरने लगती हैं। पक्सली गोमेज के बारे में पूछता है। वेंसडे उसे बताती है कि गोमेज निर्दोष है और वो उसे कुछ नहीं होने देगी। वेंसडे पक्सली को मोटिशिया कहाँ है यह पूछती है। पक्सली बताता है कि मोटिशिया किसी से नहीं मिलना चाहती और वह किसी ऐसी जगह पर है जहाँ उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। हालांकि वेंसडे समझ जाती है कि मोटिशिया उसे कहाँ मिलेगी। वो मोटिशिया से मिलने नाइट शेड्स क्लब की गुप्त लाइब्रेरी में जाती है। मोटिशिया वेंसडे को वहां देखकर हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि वेंसडे नाइट शेड्स क्लब की मेंबर है, पर वेंसडे उसे बताती है कि उसने इस क्लब को ज्वाइन करने से मना कर दिया था क्योंकि उसके मुताबिक यह एक बचकाना सोशल क्लब है। मोटिशिया उसे बताती है कि उसके ज़माने में ये क्लब कुछ और ही हुआ करता था। वे लोग इस क्लब के जरिए आउटकास्ट को नॉर्मल लोगों के भेदभाव और नुकसान से बचाते थे। वो आगे बताती है कि इस क्लब की शुरुआत वेंसडे के पिता के एक पूर्वज गुडी ने की थी। उसी ने जोसेफ क्रैकस्टोन का अंत किया था। वेंसडे गुडी को पहले से जानती थी। वो मोटिशिया को बताती है कि उसने पिलग्रिम वर्ल्ड में गुडी की पेंटिंग देखी थी। मोटिशिया जानती थी कि वेंसडे यहाँ क्यों आई है। वह वेंसडे से उसके मन में जितने भी सवाल हैं पूछने के लिए कहती है। वेंसडे मोटिशिया से उस रात के बारे में पूछती है। मोटिशिया उसे बताती है कि यह खून उसके पिता गोमेज ने नहीं किया था। उस दिन गैरेट ने आते ही गोमेज पर हमला बोल दिया था। उसके सर पर खून सवार था। गैरेट उस रात बहुत गुस्से में था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आज गोमेज को मारे बगैर शांत नहीं होगा। मोटिशिया कहती है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा गुस्सा पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि बेकाबू हो चुके गैरेट के मुंह से झाग तक निकल रहा था। गोमेज को बचाने के लिए उस दिन मोटिशिया ने तलवार हाथ में ले ली थी। वो सिर्फ गैरेट को रोकना चाहती थी, लेकिन अपने आपे से बाहर हो चुका गैरेट तेजी से उसकी तरफ आया और खुद ही तलवार के आर पार हो गया। जैसे ही मोटिशिया तलवार गैरेट के पेट से निकालती है, वो अपना संतुलन खोकर नीचे प्रिंसिपल के सामने गिर जाता है। मोटिशिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके हाथों से ये क्या हो गया, लेकिन गोमेज बड़ी बहादुरी से उस तलवार को अपने हाथ में लेता है और मोटिशिया को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जाते वक्त वो उस तलवार को उसी मेज पर रखने के लिए कहता है जहाँ वो पहले थी। मोटिशिया को बचाने के लिए गोमेज ने गैरेट के खून का इल्ज़ाम खुद पर ले लिया। उस पर लगा इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, इसलिए वह छूट गया। वेंसडे यह सब बड़े ध्यान से सुन रही थी। गैरेट का पागलों की तरह गुस्सा और उसके मुंह से निकल रही झाग की वजह से वह समझ जाती है कि गैरेट को किसी ने नाइट शेड्स का जहर दिया था। पता लगाने का एक ही तरीका था। वह और मोटिशिया रात के अंधेरे में छुपकर गैरेट की कब्र खोदने जाते हैं। वेंसडे ने गैरेट की कब्र खोदी ही होती है कि तभी वहाँ एक हवलदार आती है और उन दोनों को जेल में बंद कर देती है। वेंसडे और मोटिशिया दोनों को गोमेज के बगल की सेल में ही कैद किया जाता है। जब मोटिशिया और गोमेज एक दूसरे से इतने वक्त दूर रहने की कसर पूरी कर रहे होते हैं, वेंसडे उन्हें रोकते हुए कहती है कि उसे वह सबूत मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। वेंसडे ने वहाँ से जाते वक्त गैरेट की उंगली तोड़कर अपने साथ रख ली थी।
नाइट शेड्स के जहर की वजह से उसकी चमड़ी सलामत थी और उंगली का रंग भी नीला पड़ गया था। इसका मतलब गैरेट पहले से ही मरने वाला था। यह सबूत गोमेज को जेल से निर्दोष मुक्त करने के लिए काफ़ी था। जैसे ही वेंसडे मोर्टिसिया से उंगली वापस लेने के लिए उसे छूती है, उसे विजन दिखाई देता है। वो देखती है कि गैरेट के पिता गैरेट को नाइट शेड्स जहर की शीशी दे रहे हैं। गैरेट के पिता उसे इस जहर की मदद से सारे आउटकास्ट को ख़त्म करने के लिए कहते हैं। उस रात गैरेट इसी मंसूबे से नेवरमोर में घुसा था, लेकिन गोमेज से लड़ते वक्त वो शीशी गैरेट की जेब में ही टूट जाती है और जहर उसके शरीर के अंदर चला जाता है। वेंसडे होश में आने के बाद ये सारी बातें मोर्टिसिया और गोमेज को बताती है। इसके बाद वेंसडे और मोर्टिसिया वो उंगली लेकर मेयर वॉकर के ऑफिस में पहुंचते हैं। मेयर वॉकर मेयर बनने से पहले शेरिफ की नौकरी करता था और गैरेट गेट्स के केस की तहकीकात भी उसी ने की थी। वेंसडे मेयर वॉकर को कहती है कि वो ये बात पहले से जानता था कि गैरेट गेट्स तलवार से नहीं बल्कि नाइट शेड्स के जहर से मरा था और उसने यह बात जानबूझकर छुपाई थी। मेयर वॉकर वेंसडे की बातें सुनकर सख्ते में आ जाता है। वह यह बात कबूल करता है कि गोमेज बेकसूर है। ये बात वो पहले से जानता था और उसने यह सब शहर में शांति बनाए रखने के लिए किया था। आगे वह बताता है कि दरअसल गेट्स फैमिली का यह दावा था कि नेवरमोर स्कूल की ज़मीन उनके पूर्वजों की थी, जो बाद में नेवरमोर ने उनसे छीन ली थी। इस बात का बदला लेने के लिए ही गैरेट गेट्स के पिता ने गैरेट को रिवन पार्टी की रात नेवरमोर भेजा था। नशे की हालत में गैरेट के पिता ने वॉकर को यह सारी बातें बताई थी। वेंसडे उससे पूछती है कि उसने फॉरेंसिक डॉक्टर से झूठी रिपोर्ट क्यों बनवाई कि गैरेट की मौत तलवार से हुई थी। अपनी सफाई में वॉकर कहता है कि उसने यह सब शहर में शांति बनाए रखने के लिए किया था, क्योंकि अगर मुकदमा चलता तो जेरिको और नेवरमोर दोनों की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। हालांकि मोर्टिसिया उसका झूठ पकड़ लेती है। वो कहती है कि गैरेट ने उसे कई बार बताया था कि शेरिफ वॉकर उसके पिता की जेब में रहता है और वॉकर भी इस केस के अगले ही साल शेरिफ से मेयर बना था। जाहिर सी बात है वॉकर ने इस केस को दबाने में गैरेट के पिता की मदद की और बदले में गैरेट के पिता ने उसके मेयर बनने में मदद की। अपना भांडा फूटता देख मेयर उनसे पूछता है कि अब वह क्या चाहती हैं। वेंसडे कहती है कि उसके पिता गोमेज पर लगे सारे इल्ज़ाम हटा दिए जाएं और साथ ही शेरिफ गोमेज से माफ़ी मांगे। मेयर मान जाता है। मेयर के सामने मोर्टिसिया ने दिखाई सूझबूझ से वेंसडे काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी और इसके लिए वो मोर्टिसिया की तारीफ़ भी करती है। मोर्टिसिया वेंसडे से पूछती है कि उसे विजन दिखना कब से शुरू हुआ है। दरअसल मोर्टिसिया खुद भी विजन देख सकती थी। वेंसडे उसे बताती है कि नेवरमोर में आने के कुछ दिनों पहले से ही उसे विजन दिखाई दे रहे हैं। वो आगे बताती है कि कभी कभी जब वो किसी चीज़ या इंसान को छूती है तो उसे उससे जुड़े भूतकाल या भविष्य की हिंसक झलकियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन वह इसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। मोर्टिसिया उसे बताती है कि इंसान को किस तरह के विजन दिखाई देंगे ये उसके मूल स्वभाव पर निर्भर करता है। मोर्टिसिया खुद एक खुशमिजाज औरत है, इस वजह से उसे दिखने वाले विजन भी पॉजिटिव होते हैं। वहीं दूसरी ओर वेंसडे की प्रवृत्ति की तरह ही उसे हिंसक विजन नज़र आते हैं। हिंसक विजन दिखाई देने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन अगर वे इन शक्तियों को काबू नहीं कर पाए तो यही शक्तियाँ उन्हें पागल बना सकती हैं। पर बदकिस्मती से मोर्टिसिया इस मामले में वेंसडे की कोई मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि इन शक्तियों को काबू में करना सिर्फ मरे हुए इंसान ही सिखा सकते हैं। मोर्टिसिया वेंसडे को बताती है कि सही वक्त पर हमारा ही कोई पूर्वज हमें इन शक्तियों को काबू में करना सिखाता है। वेंसडे मोर्टिसिया को बताती है कि गुडी ने उससे संपर्क किया था। यह सुनते ही मोर्टिसिया वेंसडे को सावधान रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि गुडी काफ़ी शक्तिशाली थी, लेकिन उसके अंदर जो बदले की आग थी उससे वह खुद को भी नहीं बचा पाई। वेंसडे के पिता को जेल से रिहा कर दिया जाता है। साथ ही शेरिफ उससे माफ़ी भी मांगता है। गोमेज भी उसे माफ़ कर देता है। कुछ वक्त बाद सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से विदा लेते हैं। बियंका अपनी माँ से कहती है कि वो उसके नापाक इरादों में सिर्फ आखिरी बार उसकी मदद करेगी, लेकिन इसके बाद वह ना तो अपनी माँ से और ना ही उसके किसी गलत कर्मों से कोई वास्ता रखेगी। उसकी माँ इसके लिए राजी हो जाती है। मोर्टिसिया और गोमेज भी अपनी बच्ची से विदा लेते हैं। जाने से पहले मोर्टिसिया वेंसडे से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा उसके साथ रहेगी। जाते वक्त वह वेंसडे के हाथ में ईयरबुक देती है जो उसने प्रिंसिपल से ली थी और वहाँ से चली जाती है। ईयरबुक देखते देखते वेंसडे का ध्यान एक फ़ोटो पर जाता है और वो तेज़ी से प्रिंसिपल के केबिन की ओर भागती है। केबिन में पहुँचने के बाद वो प्रिंसिपल से कहती है कि उस दिन जंगल में उसने सच में रोवन को मरते हुए देखा था और बाद में जो रोवन आया वो आप थी। प्रिंसिपल इस बात से शुरू में तो मना करती है, लेकिन जैसे ही वेंसडे यही बात शेरिफ को जाकर बताने की बात करती है
तो प्रिंसिपल उसे रुकने के लिए कहती है। दरअसल ईयर बुक देते समय मोर्टिशिया ने वेंसडे को बताया था कि प्रिंसिपल ने उसके स्कूल के दिनों में एनुअल फंक्शन में एक एक्ट्रेस की हूबहू नकल की थी, लेकिन प्रिंसिपल ने उस एक्ट्रेस की न सिर्फ नकल की थी बल्कि उसने खुद को एक्ट्रेस के रूप में ही बदल दिया था। और यही प्रिंसिपल की शक्ति है, वह एक शेप शिफ्टर है जो किसी भी दूसरे इंसान का रूप ले सकती है। ईयर बुक में छपी एनुअल फंक्शन की फ़ोटोज़ में प्रिंसिपल उस एक्ट्रेस का रूप धरकर परफॉर्म करते हुए दिख रही थी। यही फ़ोटो देखकर वेंसडे को प्रिंसिपल के शेप शिफ्टर होने के बारे में पता चल गया था। प्रिंसिपल उसे बताती है कि उसने जो भी कुछ किया वो रोवन की भलाई के लिए ही किया था और रोवन के परिवार की सम्मति से ही किया था। दरअसल रोवन उसकी टेलेकाइनेसिस की शक्ति की वजह से पागल हो गया था और इसी वजह से उसने वेंसडे पर 2 बार हमला भी किया था। उसकी मौत की वजह से उन्हें बिना रोवन या नेवरमोर की इज्जत गंवाए इस बात को संभालने का मौका मिल गया। आखिर में वो अपनी सफाई में कहती है कि यह सब उसने नेवरमोर और उसके बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए किया था। इन दोनों की बहस चल ही रही होती है कि तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वे दोनों केबिन से बाहर निकल कर देखते हैं तो ज़मीन पर आग की लपटों में कुछ अक्षर लिखे होते हैं। वहाँ लिखा होता है फायर विल रेन, यानी आग की बरसात होगी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। वेंसडे अपनी शक्तियाँ काबू में करना सीखती है या नहीं, आग की लपटों से लिखे उन शब्दों का आखिर क्या मतलब है, जानने के लिए देखना ना भूले वेंसडे सीरीज का अगला भाग।